नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में अब तक कुल 13 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जिनमें से 6 आरोपी पहले ही न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं, जबकि 7 को सोमवार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एसपी लोकेंद्र सिंह ने यह खुलासा किया है कि 12 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक पेपरों की सेटिंग हुई थी। पकड़े गए आरोपियों में कैथल का कोचिंग सेंटर का संचालक अभी तक मुख्य भूमिका में नजर आ रहा है। फिलहाल अभी तक 13 आरोपी ही काबू किए गए हैं, लेकिन इनमें अभी भी नाम कई सामने आ सकते हैं, जिसकी जांच लगातार जारी है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर इस पेपर की सेटिंग की गई। हमारे संवाददाता वीरेंद्र पुरी हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गया है। वीरेंद्र, कई लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, कई गिरफ्तारियां भी अब तक हो चुकी हैं, लेकिन अगर खुलासे की बात की जाए तो अभी और क्या कुछ खुलासे पुलिस की तरफ से किए गए हैं? देखिए कुसुम, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा मामला बनता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये पेपर लीक तो हुआ ही है। इससे पहले के भी जो आरोपी है रमेश कुमार, जो कोचिंग सेंटर चलाता है, उसने ये कबूल किया है कि उसने एक क्लर्क भर्ती का पेपर भी लीक करवाया था। इसके अलावा एक भर्ती का और करवाया था, और परीक्षार्थी की जगह किसी दूसरे परीक्षार्थी को बिठाकर भी वो इस तरह की सेटिंग करता है। जो ये पेपर है, इस पेपर में यानी 7 तारीख को पेपर होना था, लेकिन 6 तारीख की शाम को ही पेपर लीक हो गया। हिसार से कोई प्रवीण है जिन्होंने 1 करोड़ में सेटिंग की, पेपर लीक करवा के दिया। इसके बाद जो आगे जो रमेश है, ये आगे यानी ये हम कह सकते हैं कि अपने कस्टमर ढूंढता था, उन परीक्षार्थियों को ढूंढता था जिनको पेपर में सेटिंग करनी होती है। तो ये 12 से 15 लाख रुपए में वो सेटिंग करता था। और तो अब तक पुलिस ने यानी 7 तारीख को जब हमारी पुलिस से बात हुई तो पुलिस ने कुछ भी कहने से बिल्कुल मना कर दिया था, लेकिन कल एसपी लोकेंद्र सिंह ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने अब तक 13 लोगों को पकड़ दिया है, लेकिन फिलहाल वो लोग अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं जो बिल्कुल सिरे में होते हैं, जो पेपर लीक करवा के देते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दूसरी या तीसरी जो कड़ी है उन्होंने पकड़ ली है, और बहुत जल्द ही बड़ा खुलासा भी हो सकता है, और पीछे जो भर्तियां हुई है जिनके पेपर लीक हुए हैं उन पर भी गाज गिर सकती है। कुसुम जी, क्या कहा जा रहा है वीरेंद्र पुलिस की तरफ से कि और गिरफ्तारियों की बात भी पुलिस की तरफ से, क्योंकि लगातार कही जा रही है कि और भी कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, तो इसे लेकर पुलिस ने कोई खुलासा किया हो? देखिए कुसुम, जो जिस दिन पेपर लीक हुआ था वहां से CIA 1 की जो टीम है उसने गाड़ी में कुछ लोग पकड़े थे जो जिनके पास आंसर चीज थी। उसके बाद ये पूरा मामला सामने आता है, और 7 तारीख को ही 7 अगस्त को ही 6 लोग पकड़ लिए जाते हैं। जब उनसे पूरी तरह से पूछताछ की जाती है तो उनमें एक जो कोचिंग सेंटर संचालक था वो भी था, उससे विस्तार से पूछताछ की जाती है। उसके बाद संडे को 7 लोग और पकड़ लिए जाते हैं। एसपी के द्वारा एक SIT बनाई जाती है जिसमें CIA की दोनों टीमें, इसके अलावा साइबर सेल की टीम, और पूरी तरह से खंगाला जाता है। लेकिन कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो उसमें एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि अभी फिलहाल हमारे पास 13 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, उनको पकड़ा गया, लेकिन इसमें 20 से 25 लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा ग्रुप है और बहुत मामले बहुत और जिनकी तरफ से ये पूरा धांधली यहाँ पर की गई है। वीरेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कैथल से आपको खबर दिखा रहे हैं, कैथल पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि अभी तक जो टोटल आरोपी हैं उनमें 13 की गिरफ्तारी भी है। आगे कई नाम ऐसे हैं जिनका खुलासा किया जा सकता है। पुलिस ने आशंका जताई है कि इसमें एक बड़ा गिरोह है जिनमें धरपकड़ लगातार जारी है, कई लोगों की गिरफ्तारियां आगे हो सकती हैं। लेकिन बड़ी बात यह कि आप देख सकते हैं कि 12 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक इसमें पूरी सेटिंग हुई है। हालांकि पुलिस लगातार ये दावा कर रही है कि और भी बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं, और जांच लगातार इसमें की जा रही है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के बाहर कल प्रदर्शन किया गया है। कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर ही कांग्रेस ने यहां पर हल्ला बोला। हरियाणा युवा कांग्रेस की ओर से यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने कार्यालय के बाहर यहां पर बैरिकेडिंग्स भी लगाई, प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग्स को यहां पर तोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों के साथ इस दौरान पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई है।
तो सियासत भी शुरू हो गई है, घमासान भी शुरू हो गया है। सड़क पर कांग्रेस उतरी है कल के दिन और जगह जगह पर जोरदार प्रदर्शन हरियाणा में किया गया है और इसी कड़ी में ये प्रदर्शन किया गया। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के बाहर ये प्रदर्शन हुआ है। चेयरमैन के खिलाफ यहां पर जमकर नारेबाजी की गई है, विरोध जताया गया है, धांधली को लेकर आवाज बुलंद की गई है। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि लगातार अगर इसी तरह पेपर लीक होते रहे तो युवाओं को रोजगार आखिर कैसे मिलेगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC बोर्ड, जिसे मैं हरियाणा सुपर स्कैम कमीशन का नाम दूंगा, इस बोर्ड के अंदर शायद ही कोई ऐसी भर्ती हुई हो जिसके अंदर पेपर लीक का या भ्रष्टाचार का मामला ना निकल के आया हो। और अभी हाल में ही परसों हरियाणा मेल पुलिस कांस्टेबल की 7200 से ज्यादा वैकेंसियों के अंदर 8.5 लाख हरियाणा के युवाओं ने अप्लाई किया, पेपर दिया, परंतु इस सरकार के इस बोर्ड के अंदर बैठे उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से वो पेपर लीक हुआ और 8.5 लाख युवाओं को जो है उसके लिए झेलना पड़ा। आज इसीलिए हरियाणा युवा कांग्रेस यहाँ प्रदर्शन करने आई है। और अब बात सम्मान की। सम्मान उन सूरमाओं की जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में देश का दमखम दिखाया और अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़कर पदक लाए हैं। ओलंपिक के इतिहास में यह पहली बार हुआ है जब तीनों पदक तालिकाओं में भारतीयों का नाम दर्ज है। देश में उन पदक वीरों का सम्मान है। टोक्यो ओलंपिक्स में पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने पर एयरपोर्ट पर पदक वीरों का जोर शोर से स्वागत लोगों के द्वारा किया गया। होटल अशोका में सम्मान समारोह का आयोजन भी किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पदक विजेता खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए ये कहा कि सभी खिलाड़ियों पर देश गर्व करता है। खिलाड़ियों ने देश का मान बढ़ाया है। ओलंपिक में बहुत कुछ पहली बार हुआ है। सभी का धन्यवाद जो इतना प्यार और सम्मान दिया है, और सभी का धन्यवाद जितना प्यार और सम्मान दिया है। आज देख के ऐसा लग रहा है जैसे दोबारा से मेडल जीता है देश के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया आके। वहाँ पे तो पता तो था ही कि इंडिया के लोग बहुत खुश है, हम लोगों ने मेडल लिया। और इंडिया आके मतलब इतना अच्छा लग रहा है, सबका इतना प्यार है और हम लोग मेडल इंडिया के लिए लेके आ रहे हैं। सब कितना इंडिया के लिए मतलब शेयर कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारा बस यही कोशिश रहेगा कि आगे भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहूं और देश का नाम रोशन करते रहूं। बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी का थैंक यू कहना चाहूंगा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IOA, क्योंकि इन्होंने काफी डिफिकल्ट टाइम में भी हमारा काफी हेल्प की। लास्ट ईयर क्वारंटीन के टाइम भी हम लोग बेंगलोर में थे, तो पर्सनली सर से तो मैं मिला था, तो सर ने तभी हमसे बात किया कि अगर किसी भी चीज की प्रॉब्लम है तो आप हमें डायरेक्टली बात कीजिए, आप DG साई से बात कीजिए, कि आप लोग सिर्फ टूर्नामेंट के ऊपर फोकस कीजिए। आप अगर किसी भी चीज की आपको जरूरत है आप डायरेक्टली आप मांगिए, आप हमें आपको पूरा सब कुछ देंगे हम, तो आप सिर्फ अपनी गेम के ऊपर फोकस कीजिए। तो मैं कहना चाहूंगा थैंक यू सभी का कि इन्होंने हमारा बहुत ज्यादा हेल्प किया। जो तरीके से सविता ने टीम को बचा दिया, जो करेक्ट मोमेंट पे जितना सेव किया, डेफिनेटली शी डिजर्व दैट नेम। अनफॉर्चुनेटली वुमेन्स टीम मेडल जीत नहीं पाए, बट दैट वाज अ वंडरफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट साइड। मैं सबसे पहले तो ये दिखाना चाहूंगा गोल्ड मेडल ये मेरा नहीं पूरे इंडिया का है। और मैं उस दिन से ही अपनी जेब में लेके घूम रहा हूं मेडल को। मैं सही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूंगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4th चल रही थी और कंपटीशन बहुत जबरदस्त था वहां पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। Tokyo Olympics was an Olympic Games of many firsts for India.
भारत के लिए बहुत कुछ पहली बार हुआ है तो टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ है। आज तक का सबसे बड़ा ओलंपिक दल इंडियन कंटिंजेंट 128 लोगों का गया। आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते तो 7 ओलंपिक मेडल्स इस बार भारत के खिलाड़ियों ने जीते हैं। यही नहीं, एथलेटिक्स में 121 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन इंतजार जब पूरा हुआ तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर उसको पूरा किया है। राष्ट्रगान टोक्यो में बज रहा था, लेकिन 135 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व के साथ हिंदुस्तान और दुनिया के अलग अलग देशों में ऊंचा हो रहा था। नीरज जी, आपने केवल मेडल नहीं जीता, भारतीयों का दिल भी जीता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा के रूप में आप यहां पर आए हैं। तो इन खिलाड़ियों की जीत पर, इन खिलाड़ियों के देश वापस लौटने पर हर भारतीय खुश है, सलाम कर रहा है। न्यूज 18 भी बार बार इन खिलाड़ियों को सलाम करता है। खैर, बात अगली खबर की करते हैं। हिमाचल में कोरोना एक बार फिर से रफ्तार पकड़ता जा रहा है। एक सप्ताह के अंदर ही यहां पर 2 गुने कोरोना के केस हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर अब सरकार ने चिंता जताना शुरू कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। कोरोना को लेकर प्रदेश में 18,001 एक्टिव कोरोना के केस अब तक हो चुके हैं। कैबिनेट बैठक में कोरोना से संक्रमित होने पर स्कूली छात्रों की पूरी जानकारी ली जाएगी। संक्रमित होने वाले बच्चों की ट्रेसिंग की जाएगी। प्रदेश में 18,001 सक्रिय जो संख्या है कोरोना के मामलों की, वो अब तक पहुंच चुकी है और अब तक 3,518 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन चिंता की बात यह है कि आप देख सकते हैं कि हिमाचल में एक तरफ तो कुदरत की मार देखी जा रही है, बार बार कई जगहों से भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही है, बाढ़ की तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन इस बीच अब चिंता इस बात की है कि कोरोना के केस भी रफ्तार के साथ बढ़ रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर ही, यानी कि 7 दिनों के अंदर ही कोरोना के केस 2 गुने हो चुके हैं और कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर सरकार की चिंता बढ़नी शुरू हो गई, लोगों की चिंता बढ़नी शुरू हो गई है। और यही वजह है कि जल्द ही एक अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कई अहम फैसले सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं। सारी बातों को जो है वो ऊपर नजर रखे हुए हैं और पिछले 10-12 दिन में लगातार हमने मामलों में इंक्रीज देखी है और हमारे 850 से ज़्यादा मतलब बढ़ते बढ़ते मामले अब 1900 से पार हो गए हैं। तो ऐसे हमारे लिए चिंता का विषय है ही है। और ऐसे में जो स्कूल खोलने की जो बात कही गई है उसमें मैंने पहले भी कहा है कि 9 तारीख तक हम इंतज़ार करेंगे। आज तक कहा था, कल कैबिनेट की बैठक है, उसमें कुछ बातों को लेकर के और भी हम आगे बढ़ करके कुछ बात करने वाले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गुलवंत ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन से। गुलवंत, हिमाचल में लगातार कोरोना के केस रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं, पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला यहां पर जारी है। इस बीच कहा यह जा रहा है कि कई अहम फैसले सरकार की तरफ से भी लिए जा सकते हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं उसको लेकर आज कैबिनेट में फैसला होगा। पहले स्वास्थ्य विभाग जो कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक प्रस्तुति देगा, उसके बाद ही जो कोरोना के बंदिशें हैं वो बढ़ सकती हैं। जैसे पहले ही 2 तारीख को जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया था और इसके अलावा यदि किसी को कोरोना की वैक्सीन की 2 डोजें लग चुकी हैं तो उसे RT-PCR की रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य नहीं था। अब आज इस पर फैसला हो सकता है और नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। हम बता दें कि 2 अगस्त को स्कूल खुलने के बाद कुछ एक स्कूली छात्र भी संक्रमित हुए हैं। उसके बाद जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले जो 800 से 1000 के बीच कोरोना के सक्रिय मामले थे वे अब 1900 से 2000 के आसपास पहुंच चुके हैं। हर दिन करीब 200 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, जबकि मरने वाले से क्या 2 लोग होते हैं। इस तरह से अब आज जो कैबिनेट बैठक होने वाली है उसमें मुख्यमंत्री और जो कैबिनेट मंत्रिमंडल है वो सख्त निर्णय ले सकता है। ये लगातार जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो प्रदेश सरकार की चिंता जरूर बढ़ा रहे हैं
वाकई में, और यही वजह है कि कहा यह जा रहा है कि अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। गुलवंत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो हिमाचल का पूरा हाल आपको बता रहे हैं कोरोना को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बड़ी ही तेजी के साथ कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। 7 दिनों के अंदर ही संख्या दोगुनी हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि हर दिन 200 मरीजों का मिलना अब यहाँ पर शुरू हो गया है। स्कूल खुल गए हैं, स्कूलों में भी कई छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में सरकार की चिंता और बढ़ गई है और यही वजह है कि आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में सरकार की तरफ से कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। और खबर अब झज्जर से है। झज्जर के गांव लगरपुर में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई है। यात्रा में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, कमलेश ढांडा, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश यादव के अलावा पूर्व सांसद सुधा यादव समेत कई विधायक और कार्यकर्ता शामिल हुए। विशाल काफिले के साथ शहीदों के सम्मान में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो बादली के कई गांवों से होते हुए झज्जर तक पहुंची है। तो यात्रा का नेतृत्व कर रहे प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ इस यात्रा के दौरान पूरी तरीके से उत्साहित नजर आए। जय भारत, इंडिया इंडिया के नारे यहाँ पर लगाए गए। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा के इस अनुष्ठान में जिस तरह से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं और आमजन की भावांजलि उनको मिली है, उससे ये यात्रा सफल होकर रहेगी। हमारा संकल्प यह है कि ये पीढ़ी, कहते हैं 25 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है, उसकी जवानी निकल जाती है। 75 साल होंगे तो तीसरी पीढ़ी आ गई है आजादी की। बहुत सारे ऐसे कम लोग बचे हैं जो आजादी की लड़ाई में सेनानी थे। ठीक है। इसलिए इस नई पीढ़ी को आजादी की लड़ाई कैसे लड़ी गई थी, आजादी की लड़ाई का इतिहास क्या है, उस समय के दीवानों की सोच क्या थी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लोग कैसे निकल के आए, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस प्रकार के दीवाने थे, ये हम नई पीढ़ी को बताना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि जिन्होंने 65 का युद्ध लड़ा, जिन्होंने 62 का युद्ध लड़ा, जिन्होंने 71 का युद्ध लड़ा, जिन्होंने कारगिल का युद्ध लड़ा, जिन्होंने सीमा पर रहकर इस तिरंगे को सुरक्षित रखा, उन सब का इतिहास भी इस 75वें साल में देश के इन युवाओं के सामने आना चाहिए। वो इस तिरंगा यात्रा का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो बीजेपी की तरफ से हर विधानसभा क्षेत्र में ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी, जिससे लेकर कांग्रेस जमकर निशाने भी साध रही है। बात कोविड की करेंगे। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन लगातार जारी है, लेकिन जरूरत है कि हम सभी मिलकर इस वक्त अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ खड़ा रहेगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। तो देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार ये अपील करते हैं कि मास्क को पहनिए, और इसे लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है हम मास्क को नहीं उतारेंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।